आरएसएस ने पीएम पद की दावेदारी को लेकर नरेंद्र मोदी की राह की सारी मुश्किलें दूर कर दी हैं। संघ ने बीजेपी से साफ कह दिया है कि मोदी के नाम का ऐलान जल्द से जल्द करो। बीजेपी ने भी इस पर हामी भर दी। अब बीजेपी नेता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की तारीख तय करने में जुटे हैं। संघ परिवार की समन्वय बैठक के बाद ये पूरी तरह साफ हो गया है कि मोदी के नाम के ऐलान पर अब संघ और बीजेपी में कोई उलझन नहीं है और यहाँ कुछ एक्सप्लेन में उहापोह है वगैरह ऐसा लगा नहीं है, बाहर होगा। संघ के नेता बीजेपी के साथ बैठक में मोदी के नाम पर कोई चर्चा नहीं होने की बात कह रहे हैं, लेकिन आरएसएस ने फिर दोहराया है कि बीजेपी को उसने अपनी बात कह दी है और उसके सुझाव पर अब जो कहना है वो बीजेपी कहेगी। सुझाव क्या है? सुझाव वो भी पार्टी पता है, ये तो पार्टी को दिए गए हैं, ये सबके लिए नहीं है। खास बात यह है कि इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी का एजेंडा संघ के सामने रखा। राजनाथ ने कहा, सही नेतृत्व के लिए जनता बीजेपी की ओर देख रही है, हम ऐसा नेतृत्व देने पर खरे उतरेंगे। राजनाथ का इशारा साफ तौर पर मोदी की तरफ था। बीजेपी अध्यक्ष ने इसके साथ ही अगले साल भर के लिए पार्टी की तैयारियों के बारे में बताया। माननीय राजनाथ सिंह जी ने राजकीय परिदृश्य और आने वाले चुनाव में भाजपा की क्या तैयारी है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर अपनी बात रखी। संघ की इस बैठक ने अब मोदी की हर राह की मुश्किल खत्म होने का संकेत दे दिया है। इंतजार है तो बस बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवार के रूप में मोदी के नाम के ऐलान का। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि संघ को बीजेपी के बाकी नेताओं से ज्यादा आडवाणी के विरोध की चिंता थी। इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मीटिंग खत्म होते ही आडवाणी से मुलाकात की। उन्होंने आडवाणी से साफ साफ कहा कि देश में आज एक व्यक्ति विशेष के लिए माहौल है जिसका फायदा उठाना चाहिए। आडवाणी को संघ प्रमुख का संदेश समझ में आ गया, लिहाजा उन्होंने बिना किसी अगर मगर के कह दिया कि वो जो कुछ है संघ की बदौलत है। बीजेपी के पुराने पीएम इन वेटिंग के इस बयान का सीधा मतलब यही है कि उन्हें नए पीएम इन वेटिंग के तौर पर मोदी का नाम मंजूर है। मोदी की राह आसान करने के लिए खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे ज्यादा मेहनत की। इधर समन्वय समिति की बैठक खत्म हुई, उधर एक नई बैठक शुरू हो गई। इसके बाद कहीं जाकर आडवाणी के सुर बदले। बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक खत्म होने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक खास मीटिंग की। उन्होंने इसके लिए आडवाणी को बुलाया। भागवत के साथ संघ के सह सरकार्यवाह मदन दास देवी भी थे। इस दौरान भागवत ने मोदी को लेकर आडवाणी की मन की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्हें भरोसा दिलाया कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते आपका सम्मान हर हाल में कायम रहे, ये सभी चाहते हैं। जिसके बाद आडवाणी ने भी अपनी तरफ से साफ किया कि वो पार्टी के हित को देखते हुए अपनी बात रखते हैं। उनके मन में किसी को लेकर कोई शंका नहीं। आडवाणी के साथ मोहन भागवत की ये बैठक 30 मिनट तक चली। इसके बाद सब कुछ सही रास्ते पर आगे बढ़ता देख राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम पर मुहर में ज्यादा देरी नहीं होने के संकेत दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, यानी अब मोदी के नाम पर मुहर एक औपचारिकता रह गई है। इस बात की पूरी संभावना है कि अगले 10 दिन के भीतर नरेंद्र मोदी को बीजेपी अपना पीएम उम्मीदवार घोषित कर दे। 20 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के पास 19 सितंबर तक का ही वक्त है। उससे ठीक पहले 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में बहुत संभव है कि मोदी को पार्टी जन्मदिन पर ये बड़ा तोहफा दे। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि मदन दास देवी ने इस मीटिंग का प्लान तैयार किया था। संघ ने उन्हें आडवाणी को मनाने की मुहिम पर लगा रखा है। देवी ने आडवाणी से मिलकर मोदी के विरोध की एक एक वजह को समझा था। फिर मदन दास देवी ने इसे मोहन भागवत को बताया। भागवत को लगा कि मोदी के नाम पर आडवाणी को बिल्कुल दरकिनार करना ठीक नहीं होगा। इसीलिए मोदी का रास्ता साफ करने के बाद भी भागवत ने आडवाणी की बात सुनी। इससे पहले संघ ने आडवाणी के साथ खड़े एक एक नेता को मोदी के नाम पर मना लिया। कल देर रात 1:15 बजे तक संघ के कई नेता बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करते रहे। इसमें राजनाथ सिंह और रामलाल के साथ संघ के भैयाजी जोशी, मदन दास देवी, सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसबोले शामिल थे। इस बैठक के दौरान फोन पर शिवराज सिंह चौहान को मोदी के नाम पर हाँ करने के लिए मनाया गया।
उधर मोदी ने किसानों को लुभाने के लिए एक नया दांव चला है। यह है देश भर के किसानों को अहमदाबाद में जुटाने का। यहाँ 2 दिन तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात एग्रीकल्चर समिट की आज शुरुआत हुई। सवाल यह है कि अब तक कारोबारियों और अप्रवासी भारतीयों को याद करने वाले नरेंद्र मोदी को आखिरकार किसानों की याद कैसे आई। ये तस्वीरें अहमदाबाद में 2 दिन तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात एग्रीकल्चर समिट की हैं। इस सम्मेलन में आए देश भर के किसानों को मोदी ने कृषि नीति के बारे में समझाया ताकि देश के किसान अपनी हालत कृषि के जरिए मजबूत कर सकें। हमारे किसान को लाभदायक मूल्य मिलना चाहिए, खेती का प्रमोशन होना चाहिए। सिर्फ किसान को मरहम पट्टी लगा लगा करके दिन निकालने के लिए मजबूर न किया जाए। मोदी जानते हैं कि हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान के गांव में है। मोदी वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर अप्रवासी भारतीयों को गुजरात आने का न्योता तो देते रहे हैं, लेकिन देश के किसानों पर वो पहली बार मेहरबान हुए हैं। हाल ही में मोदी पर किसान विरोधी होने के आरोप भी खूब लगे। ऐसे में विरोधियों को आईना दिखाने के लिए मोदी ने किसानों के साथ साथ हरित क्रांति के अगुवा राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री को भी सम्मेलन में बुला लिया। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि नरेंद्र मोदी का किसान प्रेम 2014 की उनकी रणनीति का हिस्सा है। गुजरात के विकास मॉडल में मोदी पर सबसे ज्यादा हमला उनकी कृषि नीति को लेकर ही होता रहा। गुजरात के किसान कई बार इस बात के लिए आंदोलन कर चुके हैं कि मोदी सरकार ने उनके खेत छीनकर उद्योगपतियों को दे दिए। कच्छ और भुज इलाके में सिख किसानों से जमीन छीनने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। मोदी के कट्टर विरोधी नीतीश कुमार उन्हें किसानों के नाम पर ही 4 बातें सुनाते रहे हैं। इसीलिए मोदी ने बिहार के किसानों को भी सम्मानित करने के लिए बुलाया और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को सम्मेलन में बुलाकर ये संदेश भी देते रहे कि सिख किसानों से जमीन वापस लेने के उनके फैसले में कोई खोट नहीं। मुजफ्फरनगर में हिंसा में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात काबू में नहीं है। अगले 2 दिनों तक यहां कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान किया गया है। गृह मंत्रालय ने यहां के गंभीर हालात को देखते हुए सभी राज्य सरकारों से सावधान रहने को कहा है। मुजफ्फरनगर में 2 दिनों तक सड़कें इसी तरह सूनी रहेंगी। नजर आएंगी तो संगीनों के साए में सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की गाड़ियां। वजह है हालात का काबू से बाहर होना। पुलिस और प्रशासन का दावा है कि स्थिति सामान्य बनाने के लिए जो हो सकता है हम कर रहे हैं। यहाँ किसी को छुपाना नहीं है। इफ देयर इज सम इंसिडेंट, यहाँ कोई छुपाने के लिए नहीं है। निश्चयली क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सबसे पहली जो प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट की है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीस रिस्टोर करने की है। किसी भी ऐसे फंड को खोलने की नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट के हालात और भी टर्बुलेंट कर सकते। मुजफ्फरनगर जिले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। खराब हालात पर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर बात कर हर संभव कदम उठाने को कहा। चिंता की ठोस वजह भी है। मुजफ्फरनगर से शुरू होकर अब सहारनपुर और मेरठ मंडल के गांव तक में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। उधर सीएम का कहना है कि जो हो सकता है वो किया जा रहा है। अभी सरकार की पूरी जिम्मेदारी यही है कि मुजफ्फरनगर में पूरी व्यवस्था ठीक हो, शांति कायम हो। सरकार दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने की बात कह रही है, लेकिन इस सवाल पर वो खामोशी कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। क्या सिर्फ गिनती के अधिकारियों को इधर से उधर करने से ही ये बात खत्म हो जाएगी? लखनऊ से खुर्रम निजामी के साथ प्रियंका त्रिपाठी, मुजफ्फरनगर, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि मुजफ्फरनगर और यहाँ के आसपास के जिलों में हुई हिंसा ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। वजह भी ठोस है। पिछले साल देश में इस तरह की 410 घटनाएं हुई थी, तो इस साल ये आंकड़ा 451 तक अभी तक पहुंच चुका है। इसे गंभीरता से लेते हुए आज दिल्ली में कैबिनेट सचिव ने यूपी के हालात की समीक्षा की। इसमें गृह सचिव और आईबी के निदेशक भी मौजूद थे। केंद्र सरकार का दावा है कि 6 सितम्बर को उसने राज्य सरकार को हालात खराब होने को लेकर सावधान किया था, लेकिन अखिलेश सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इस बीच इस मसले पर सियासत भी होने लगी है।
आज कई लोग इस बात को भी उठाते देखे गए कि अखिलेश इस मुद्दे पर बोलने के लिए एक टोपी पहनकर क्यों निकले और इससे उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की है। इसीलिए बीएसपी बार बार चिल्लाकर कह रही है कि सपा और बीजेपी मिलकर मुसलमानों और हिंदुओं के वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है और इसीलिए छूट दी जा रही है प्रशासन को कि वो ऐसा होने दे और आग लगने पर कुआं खोदे। एक तरफ मुजफ्फरनगर में हालात संभालने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं तो दूसरी तरफ इस पर सियासत गर्मा गई है। इसमें विरोधी दल सबसे आगे हैं तो समाजवादी पार्टी भी हालात को अपने हिसाब से भुनाने में पीछे नहीं। मुजफ्फरनगर में हिंसा पर सियासी रोटियां सेकने के लिए हर दल में होड़ लगी है। दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और आरएलडी के नेता अजीत सिंह और जयंत चौधरी को यूपी की सीमा में घुसने से रोक दिया गया। विरोधी दल राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर समय पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। कम्युनल डिस्टर्बेंस लाना चाहते हैं, इनको इनके ऊपर ज्यादा सख्ती से डील करना पड़ेगा। मायावती ने हिंसा की घटनाओं को बीजेपी और एसपी की साजिश बताया। अखिलेश सरकार पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं तो वो जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में जुटी है। विपक्ष चाहता है पूरे मुल्क को बर्बाद कर देना, सत्ता हासिल करने के लिए पूरा इंसानियत का कत्ल कर देना। उधर मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक दल के नेता हुकुम सिंह और संगीत सोम के साथ ही प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश और नरेश टिकैत सहित कुल 40 लोगों पर केस दर्ज किया है। इन पर नंगला मंदौड़ में प्रतिबंध के बावजूद पंचायत करने का आरोप है। मैंने कहा मैं अपने आवास पे रहूंगा। मैंने पहले 2 कुर्ते 2 पजामे अपने रख लिए हैं। मैं कभी कानून का उल्लंघन करने वाला नहीं हूं। अगर मुझे दोषी पाते हैं ले जाएं आकर के। नेता सियासत में मगन है तो हालात संभालने के लिए जवान पूरी तरह मुस्तैदी से डटे हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में आर्मी के 10,000 जवान, सीआरपीएफ के 1,300 और आरपीएफ के 1,200 जवानों के साथ ही राज्य पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। मुजफ्फरनगर से प्रियंका त्रिपाठी के साथ खुर्रम निजामी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि आज लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने अपने घर पर एक खास मीटिंग की। इसमें सीएम अखिलेश यादव को बुलाया। बैठक में उनके करीबी राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। मुलायम ने इनसे साफ कहा कि हालात किसी भी हाल में काबू से बाहर नहीं होने चाहिए, जिसके बाद ऊपर से नीचे तक अधिकारियों की फटकार लगाई गई। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इस हिंसा से उसे किसी तरह का सियासी नुकसान न होने पाए। सच तो यह है कि मुजफ्फरनगर की आग चाहे जिसकी वजह से भड़की हो, लेकिन उसमें सभी दल सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। किसी को ये सोचने की फुर्सत नहीं है कि जिन इलाकों में कर्फ्यू है वहाँ के लोगों की हालात क्या हो रहे हैं, लोगों के घरों में चूल्हा कैसे जल रहा है, बीमारों को दवाइयाँ कैसे मिलेंगी, छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए बिलख रहे होंगे। मतलब है तो सब राजनीतिक दलों को अपने फायदे का। आशाराम जिसे कल तक बैकुंठ बता रहे थे, अब उसी जेल में रहने को वो जुल्म की अति बता रहे हैं। आशाराम आज थोड़ी देर के लिए जेल से बाहर आए। अस्पताल में टेस्ट के लिए जा रहे आशाराम ने अपना दर्द बयान किया। सलाखों के पीछे जाने के बाद से उनकी नींद उड़ी हुई है। हो गई परेशानी की जुल्म कहती हो गई, हो गई परेशानी की जुल्म कहती हो गई। ये आसाराम का ताजा बयान है। जोधपुर की जेल में 7 दिन काट चुके हैं आसाराम। जेल की रोटी और मच्छरों से परेशान हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बहाने बाहर की हवा खाने को मिली तो बोल पड़े बहुत परेशान हूँ। जुल्म की इंतहा हो गई है। हो गई परेशानी की जुल्म कहती हो गई, हो गई परेशानी की जुल्म कहती हो गई। यौन उत्पीड़न में फंसे आसाराम का आज मेडिकल चेकअप किया गया। जोधपुर जेल में सुबह 11 बजे महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर अमिता भार्गव और डॉक्टर शुभंकरण खीचड़ पहुंचे। दोनों ने आसाराम का मेडिकल चेकअप किया। जांच के बाद मेडिकल रिपोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट को सौंप दी गई। निष्कर्ष और उन्होंने जो एडवाइस दी है वो है जो उन्होंने वहीं पर जेलर साहब को दे दी है, जो कि न्यायालय को भेज दी जाएगी। आसाराम ने न्यूरोलॉजी की दिक्कत को लेकर जमानत मांगी थी। इस बाबत मेडिकल बोर्ड ने जेल सुपरिटेंडेंट से आसाराम का MRI करवाने की इजाजत मांगी। दोपहर बाद जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शाम 5 बजे आसाराम को मथुरा दास अस्पताल ले जाया गया। वहां इनका MRI टेस्ट हुआ। डॉक्टरों की टीम ने जो रिपोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट को दी है उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज।
अंदर की बात यह है कि नाबालिग से रेप का केस दर्ज होने के बाद से आशाराम इतने झूठ बोल चुके हैं कि अब उनकी किसी बात पर पुलिस को यकीन नहीं। आशाराम को भी पता चल गया है कि अब प्रवचन और मंत्रों का असर नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में उनके आश्रमों के खिलाफ धड़ाधड़ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। आशाराम के लिए ये एक तरह से सिग्नल जैसा है कि अब उनकी दबंगाई के दिन लग चुके हैं। 13 सितंबर से देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप वायदे से मुकरने का है। 13 तारीख से इस राष्ट्रघाती पार्टी की तेहरवी करने के लिए अभी मात्र 3 दिन शेष है। बाबा रामदेव आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सरकार के खिलाफ 13 सितंबर से मोर्चा खोलने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र के पूर्वी जिले बुल्ढाना में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये केस बुल्ढाना के महकर थाने में बीती रविवार रात दर्ज किया गया है। आरोपों के मुताबिक साल 2010 में बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने जिले की सारंगधर कोऑपरेटिव शुगर मिल के साथ सालाना 10,300 मैट्रिक टन गुड़ का पाउडर खरीदने का करार किया था। बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जबकि उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण इसके प्रोसेसिंग डायरेक्टर हैं। सारंगधर शुगर कोऑपरेटिव की ओर से ये मामला पहले स्थानीय कोर्ट में ले जाया गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह मामला महकर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ धारा 420, 406 और 408 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में केस की जांच केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे बाबा रामदेव की राह में मुश्किलें पैदा कर सकती है। बुल्ढाना से मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि महाराष्ट्र में चीनी मिल लॉबी पर कांग्रेस और एनसीपी का दबदबा है। कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि स्वामी रामदेव चुनाव के मौके पर कांग्रेस के खिलाफ कोई चक्रव्यूह बनाए। कांग्रेस खुलकर स्वामी रामदेव के खिलाफ सामने भी नहीं आना चाहती, क्योंकि इससे योग गुरु को और ज्यादा गरजने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ रामदेव के खिलाफ शिकंजा तैयार किया गया है। मुकदमा चीनी मिल प्रबंधन ने दर्ज कराया है, और वो भी सीधे पुलिस में जाकर नहीं, बल्कि कोर्ट के आदेश पर, ताकि स्वामी रामदेव ये आरोप न लगा सके कि कांग्रेस उनसे बदला ले रही है। दाऊद इब्राहिम को भारत लाने को लेकर आज गृह मंत्री ने बड़ी बात कही। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि उनकी एफबीआई के साथ इसके लिए मीटिंग हो चुकी है और अब भारत अमेरिका के साथ मिलकर दाऊद को पकड़ने में जुटा है। दाऊद को हिंदुस्तान लाने के लिए सरकार ने अमेरिका से बात की है। अब उसके लिए पाकिस्तान से भागकर खाड़ी के मुल्कों या फिर कहीं और छिपना आसान नहीं होगा। इसके लिए सरकार अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। When I was in America, I had gone for the internal securities meeting. In that meeting, I have told FBI, India and America work together to book Dawood Ibrahim, who is in इंडिया न्यूज से खास बातचीत में गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार दाऊद को दबोचकर भारत लाने की पूरी कोशिश कर रही है। We are requesting they also, not only other Pakistan also we have said that we find that he is there in Pakistan, he should be handed it over. गृह मंत्री साफ कहते दिखे कि दाऊद इस वक्त कहीं और नहीं पाकिस्तान में है और पाक सरकार इसको लेकर झूठ पर झूठ बोल रही है। संयुक्त राष्ट्र के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में भी दाऊद का नाम शुमार है। ऐसे में उसकी तलाश दुनिया भर के खुफिया एजेंसियां बेसब्री से कर रही हैं। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद ही पहले अब्दुल करीम टुंडा पकड़ा गया और फिर यासीन भटकल। पाकिस्तान में पनाह लिए मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट वाले इन दो आतंकियों की गिरफ्तारी से शिंदे गदगद है। हालांकि सरकार इसे खुफिया एजेंसियों की कामयाबी मान रही है, लेकिन शिंदे के बयान से यही संकेत मिल रहा है कि टुंडा और भटकल की गिरफ्तारी के पीछे अमेरिका ने कोई बड़ा रोल निभाया है। अब दाऊद इब्राहिम को पकड़वाने में अमेरिका कुछ करेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान पर अमेरिका का जोर चलता तो है, लेकिन इतना नहीं कि पाकिस्तान उसकी हर बात मान ले।
तो अंदर की बात में आज इतना ही।